सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेसवा सेमेस्टर क्लासेस द रेस ऑफ चैंपियंस। तो आज के इस वीडियो में हम लाए हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जो रेसवा सेमेस्टर ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम कैसे अपने सिविल इंजीनियरिंग के आगे इस फ्यूचर को लीड करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपके सामने ये दिख रहा है कि we are the civil engineers, we build the nation, that's why you have to make your जोश। आपको अपना जोश हमेशा हाई रखना होगा ताकि आप फ्यूचर के एक इंजीनियर बनने वाले हो, फ्यूचर के सिविल इंजीनियर बनने वाले हो। तो सिविल इंजीनियर मतलब वी बिल्ड द नेशन, वी डू नॉट डिस्ट्रॉय, वी ऑलवेज बिल्ड द नेशन बिकॉज वी सिविल इंजीनियर्स आर द रॉयल्स। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे एक सिविल इंजीनियर किसी एक नेशन के ऊपर टोटली और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर टोटली डिपेंड करता है, या पूरी टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ऊपर डिपेंड करने वाली है। अभी हाल ही की सुर्खियों में आपने देखा होगा राम मंदिर बना है, जो जी हाँ दोस्तों, जो कि अब तक का सबसे बड़ा अजूबा ही है एक तरह से कह लीजिए इंडिया का, जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक की बहुत ही अविश्वसनीय है कह लीजिए। और जो हमारी एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आपने नाम सुना होगा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, वो भी किसने बनाया? एक सिविल इंजीनियर ने बनाया था। तो सिविल इंजीनियर इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, ही इज अ जस्ट लाइक अ क्रिएटर। यहाँ पे आप देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति को ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। और देखिए दोस्तों, कैसे कैसे सिविल इंजीनियर ने हम लोगों को कैसे शुरुआत से लेकर के अंत तक, मॉडर्न तक, आपको ये भी पता होगा कि राम सेतु, जिसको हम एडम्स ब्रिज भी कहते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, जब ब्रिटिश इंडिया का शासन चल रहा था तो उन्होंने राम सेतु का नाम ही बदल कर रख दिया एडम्स ब्रिज, जो कि आज भी उसी नाम से दुखवश जाना ही जाता है। और आगे देखते हैं हम। ये इस मंदिर को आप शायद ही इस मंदिर को आप शायद जानते हो या ना जानते हो, पर इस मंदिर को बोलते हैं, इस मंदिर का नाम है लेपाक्षी लेपाक्षी मंदिर। इस मंदिर की खास बात यह है कि उस समय के जो सिविल इंजीनियर्स ने इस मंदिर को बनाया, तो आप दोस्तों क्या अज्यूम कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि कोई भी बिल्डिंग बिना फाउंडेशन के बनाई जा सकती है? तो हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ उस समय के सिविल इंजीनियर्स ने कर दिखाया था, हमारे भारतीय इंजीनियर्स ने कर दिखाया था कि ये जो पिलर आप देख रहे हैं, ये पिलर ग्राउंड से टच ही नहीं है। ये जो देख रहे हैं, ये ग्राउंड से टच ही नहीं था कभी। ये हवा में एक तरह से ये उस समय के इंजीनियर, आज तक के ना साइंटिस्ट ना आज कर मॉडर्न सिविल इंजीनियर्स ने पता ही नहीं लगा पाया कि उस समय की टेक्निक क्या रही होगी। तो ये इस टेक्निक को फाइंड करना, अब तक की जो आप अब सिविल इंजीनियर बनने वाले हो, ये टेक्निक को फाइंड करने की जिम्मेदारी आपकी है, और ऐसे ही अजूबों को कर दिखाने की जिम्मेदारी टोटली आपकी है। तो इस लेपाक्षी मंदिर के बारे में हमने जाना। आगे देखते हैं कैसे एक सिविल इंजीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है। जैसे ये देखिए, आप इस एरिया को देख रहे होंगे, ये जो ऊपर की एरिया है, ये पूरा टोटल एक माउंटेन रहा, उस समय एक माउंटेन रहा, और इस माउंटेन को उस समय के सिविल इंजीनियर्स ने या कह लीजिए आर्किटेक्चरर ने रॉक को कट करके उसी में केव बना दिया, विदाउट एनी सीमेंटिंग मटेरियल, किसी भी सीमेंटिंग मटेरियल के बिना ही उन्होंने एक मंदिर का निर्माण कर दिया। इसमें कोई भी सीमेंट का यूज नहीं किया गया है। आगे देखते हैं। ये है इंडिया का फर्स्ट एंड मोस्ट कैनाल सिस्टम। ये है इसको बनाया गया था अपर बारी दोआब रीजन में। ये अपर बारी दोआब रीजन क्या है? ये उस समय की हमारी गंगा रिवर बेसिन की, ये हमारी गंगा रिवर बेसिन है। अब कह लीजिए गोमुख से शुरू होती है, पर अगर हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड जहां से बातें होती हैं, वो होती हैं उत्तराखंड से, यूके से। यहीं से हम उस समय दिक्कत ये आ रहा था कि पौधों को सिंचाई के लिए चाहिए क्या? पानी चाहिए। तो पानी को प्रॉपर क्रॉप तक पहुंचाने के लिए कोई सिस्टम बना ही नहीं था। तो उस समय के उस समय ब्रिटिश इंडिया का शासन चल रहा था, तो उन लोगों ने, वहाँ के जो इंजीनियर्स थे, उनका नाम था, जो फेमस आप नाम जानते होंगे, आगे पढ़ने वाले होंगे अपने फोर्थ सेमेस्टर में। उस फोर्थ सेमेस्टर में आपकी एक इंजीनियरिंग आती है, सब्जेक्ट है आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो
उस सिविल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है आपका फोर्थ सेमेस्टर का इरिगेशन इंजीनियरिंग, तो लेसी और कैनेडी का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो उस चैप्टर में और आप आज सीख लीजिए कि लेसी और कैनेडी ने अपर बारी दोआब रीजन में स्टडी किया और उन्होंने इस कैनाल का निर्माण कर दिया गया, उस सिस्टम का निर्माण कर दिया ताकि पौधों तक पानी आसानी से पहुंच जाए। तो देखा मेरे इंजीनियर्स कैसे एक सिविल इंजीनियर ना ही सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए फेमस है, बल्कि वो तो पौधों को पानी पहुंचाने के लिए भी फेमस है। वो पौधों को पानी पहुंचाने के लिए फेमस है, मतलब कि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उसकी और जिम्मेदारियों को दिखाते हुए टाइप्स ऑफ सिविल इंजीनियर को बांट दिया गया कि सिविल इंजीनियर सिर्फ एक काम नहीं बल्कि बहुत सारे कामों को कर सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट काम क्या है एक सिविल इंजीनियर का। दूसरा काम ये है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। दोस्तों हमें पानी पीने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए। आजकल की इतनी पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन प्लस पॉल्यूशन दोनों इतनी राइज हो गई हैं कि हमें स्वच्छ पानी पीने के लिए पानी बचा ही नहीं। तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें जो नदियों से पानी मिलती है अब वो उतनी प्योर नहीं रह गई हैं कि हम उसको डायरेक्टली पी सकें। पहले के समय में आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, कार्टून्स में देखा होगा कि कैसे नदी का ही पानी लोग यूज कर लेते थे डायरेक्ट पीने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। पर आज ऐसा सिस्टम नहीं रह गया है कि आप ओपन एरिया में अगर कोई वाटर है तो आप उसको ड्रिंक कर सके, पी सकें। तो ऐसा है ही नहीं। तो उसको भी यूज में लाने के लिए एक किसी आम आदमी को यूज लाने के लिए कैसे एक सिविल इंजीनियर टोटली उसके ऊपर रिलाई करता है और उसकी कैसे जनता एक प्लांट के ऊपर रिलाई करती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो कि नदियों से पानी लेता है, ठीक है, नदियों से पानी लेता है और कुछ केमिकल्स का, कुछ फिजिकल फोर्सेस का, भौतिक बल का, रासायनिक क्रिया का यूज करके एक अस्वच्छ पानी को स्वच्छ पानी बनाता है ताकि एक आम आदमी उसको अपने पेयजल के लिए यूज कर सके, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उसको यूज कर सके। आगे देखते हैं। और आपको पता होगा 5 ईयर प्लान आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में कभी ना कभी, तो आपने ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान का नाम तो सुना ही होगा, जो कि जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने भाखड़ा नांगल डैम का फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जिक्र किया और उसको बोला कि लोग पूछने लगे कि क्यों इतने बड़े बड़े डैम बनाने की जरूरत पड़ी। उस समय तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे क्योंकि अंग्रेज तो लूट के सारे चले गए थे ना, तो हर एक जनता के पास खाना पहुंचाना भी मुश्किल था। तो ये भी प्रोजेक्ट एक सिविल इंजीनियर के ही ऊपर डिपेंड करता है कि भाखड़ा नांगल डैम कौन बनाएगा, एक सिविल इंजीनियर तो बनाएगा। तो कैसे भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट को, और जवाहरलाल नेहरू ने इन सारे डैम को बोला गया कि जो भी मॉडर्न डैम सब बन रहे हैं उसको बोला गया कि दीज आर द modern temple, these are the modern temple of India। तो देखा फ्रेंड्स कैसे जवाहरलाल नेहरू को भी पता था कि एक बिना डैम के पानी को स्टोर करना, पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, क्योंकि हर जगह तो पानी इजीली अवेलेबल तो है नहीं, आसानी से आप पानी को आप यूज तो नहीं कर सकते क्योंकि हर जगह एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में पानी है नहीं। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डैम बनवाया और डैम के पीछे पानी को स्टोर किया और ये जो पानी आप देख रहे हैं ये पानी निकला और हर एक गांव में पहुंचा, हर एक शहर में पहुंचा जहां जहां पानी की नीड थी। और ये पानी डायरेक्ट पीने के लिए यूज नहीं करते दोस्तों, इस पानी को कैनाल के थ्रू ड्राइव करते हैं, मूव कराते हैं ताकि वो एक किसान भाई के खेतों में पहुंच सके। आगे देखते हैं कि कैसे, और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग का काम सिर्फ बनाने के लिए ही नहीं था, कहीं कहीं आप लोगों ने देखा कि दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली भूकंप भी आ जाते हैं क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर जो भी हम लोग फोर्स को जानते हैं, जैसे कि विंड फोर्सेस हो गए, लाइव लोड हो गई, डेड लोड हो गई, इन सब फोर्सेस को हम लोग जानते हैं कि ये कितने क्वांटिटी में, कितना अमाउंट में आ सकता है किसी ना किसी बिल्डिंग पर आपको क्या पता है कि किस रिश्टर स्केल की क्वांटिटी पर भूकंप आ जाएगा? अभी हाल ही में 4-5 महीने जापान में 9.8
7 के समथिंग रिश्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता नापी गई थी। वो इम्पॉसिबल था कि अभी तक जापान ने उस तरह के भूकंप को कभी नहीं झेला था। तो वहाँ की जो बिल्डिंगें थी उस हिसाब से बनाई नहीं गई थी। कई सारी बिल्डिंगें जो कि कमजोर रही होंगी उस स्केल के पे नहीं बनाई गई होंगी, भूकंप के कारण गिर गई। तो इसकी क्वांटिटी को नापने का, अब इस स्ट्रक्चर की जैसे जो ढह गया भूकंप की वजह से, तो अब इस स्ट्रक्चर का होगा क्या? अब स्ट्रक्चर को कैसे, इसमें भी कई सारी जानें चली गई। तो इन सारी चीज़ों को बनाने का काम किसने किया? इन सारी चीज़ों को बनाने का काम एक सिविल इंजीनियर ने किया। तो फ्रेंड्स, आपको भी अब इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि अगर हम डिप्लोमा में आ गए हैं और फर्स्ट सेमेस्टर, हमारे जाहिर सी बात है डिप्लोमा में आ गए हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में इंटर कर चुके हैं, तो इसको ईजिली हल्के में नहीं लेना है कि सारे 5 सब्जेक्ट, आपको पता है सिविल इंजीनियर में 6 सब्जेक्ट होने वाले हैं। 6 सब्जेक्ट में 4 वो सब्जेक्ट हैं जो कि आपने पहले कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। जैसे फिजिक्स है, जैसे अप्लाइड, आपको फिजिक्स सब्जेक्ट्स के बारे में एक बार बता देते हैं कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सॉरी, आपका सिविल इंजीनियर के फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं। पहला होगा आपका अप्लाइड मैथ्स, दूसरा होने वाला है आपका अप्लाइड केमिस्ट्री, तीसरा होने वाला है अप्लाइड फिजिक्स, चौथा होने वाला है इंजीनियरिंग ड्राइंग, पांचवा होगा आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल, और छठा होगा आपका कम्युनिकेशन स्किल। फर्स्ट, ठीक है। तो आपने मैथ्स अपने 11th-12th में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, फिजिक्स पढ़ा होगा और इंग्लिश पढ़ा होगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन स्किल नाम का है, इसमें टोटली इंग्लिश ग्रामर है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। और जो आपका ये सब्जेक्ट होने वाला है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है जो कि आपको सिर्फ अभी नहीं, सिर्फ आप सोचेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के इसको निकल जाएंगे, तो दोस्तों ऐसा मुमकिन नहीं है। पढ़ के तो निकल जाएंगे, पढ़ के आप निकल जाओगे, पर आने वाले जितने भी आपके 5 सेमेस्टर बचे हैं उसमें आपका टोटली इसका यूज होने वाला है। जैसे ये पेन है, ये पेन कभी ना कभी तो किसी ने सोचा होगा कि इस पेन को हम बनाएंगे, तो क्या उसको पता रही होगी कि इसमें क्या मटेरियल लगेगा? जब हमें किसी मटेरियल के बारे में पता ही नहीं तो उसको हम बनाएंगे कैसे? ये पेन है प्लास्टिक का, जब हमें प्लास्टिक के बारे में पता ही नहीं तो हम प्लास्टिक का पेन कैसे बना सकते हैं? किसी न किसी प्लास्टिक इंजीनियर ने इस पेन को बनाया होगा, तो उसे उस सबसे पहले बनाने से पहले उस मटेरियल के बारे में पता हुआ होना चाहिए। तो आप भी एक सिविल इंजीनियर बनने वाले हो, एक प्रॉपर सिविल इंजीनियर बनने वाले हो, एक बेहतरीन सिविल इंजीनियर बनने वाले हो, तो आपको आपके विभाग का, आपके साइट का जानकारी होनी चाहिए और आपके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या यूज होने वाला है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे बिल्डिंग बनेगी तो ब्रिक्स की नीड होगी, सीमेंट की नीड होगी, सरिये की नीड होगी, तो क्या आपको इसके बारे में पहले पता होगा? आप कहीं ना कहीं देख लिया होगा, पर आपको इसके बारे में स्पेसिफिकेशन नहीं पता होगी कि किस मटेरियल को कहाँ यूज करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज करना है। तो आपको इस सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ना होगा। आइए आगे देखते हैं। ये है दोस्तों आईआईटी रुड़की। आईआईटी को आज के ज़माने में कौन नहीं जानता कि आईआईटी क्या है। आईआईटी अपने आप में ही एक अजूबा है। आपको पता ही होगा कि सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, सबसे पहला कोई इंजीनियरिंग कॉलेज अगर भारत में खुला तो वो था आईसीई। आईसीई जिसका नाम बदल करके अब आईआईटी रुड़की कर दिया गया है, जो कि यूके यानी उत्तराखंड में है। तो और आपको पता होगा कि सबसे पहली इंजीनियरिंग जो है कि सिविल इंजीनियरिंग है। तो सिविल इंजीनियरिंग इज द मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग हमारी हर ब्रांचेस की मां कही जाती है। तो आईआईटी रुड़की को इससे जाना जाता है और ये उत्तराखंड में है। अभी आपको मैंने बताया कि अपर बारी दोआब रीजन जो कि उत्तराखंड में हम लोगों ने कैनाल का निर्माण किया, जैसे कि लेसी का आपने नाम सुना, कैनेडी का नाम सुना। तो वो सारे इंजीनियर्स कहाँ के थे? वो एक किसी न किसी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स थे, पर उन्हें आईआईटी रुड़की में एक तरह से टीचर के पद पर नियुक्त किया गया ताकि वो अदर सिविल इंजीनियर्स को बना सकें। और आईआईटी रुड़की में फर्स्ट अगर कोई सब्जेक्ट चला तो वो था सिविल इंजीनियर। इंडिया में अगर कोई इंजीनियरिंग पहले आई तो वो थी सिविल इंजीनियरिंग।
आगे देखते हैं स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। बहुत लोग कहते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप खत्म हो गया है। क्या आपको लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो गलत है। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया है, आपने प्रवेश कर लिया है, आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल अपने दिमाग से स्कोप के बारे में हटा दीजिए। बस आपको अपना कैसे भी 6 सेमेस्टर लड़ झगड़ के खुद से कि मुझे आज पढ़ने मन नहीं कर रहा तो मैं पढ़ूंगा, मुझे आज बैठने का नहीं मन कर रहा है पढ़ाई पर तो मैं बैठूंगा। पर हमें इस 6 सेमेस्टर को ऐसे निकालना है कि फिर दोबारा हमें इन फ्यूचर ये ना लगे कि हमने उन 6 सेमेस्टर में गलती कर दी, पढ़ाई नहीं की और हमें आज जॉब नहीं लगी। तो ये गलती नहीं करनी है। आपको पूरा 6 सेमेस्टर बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। और आपको आपको मैं बता दूं, अगर आपको ये आप इस असमंजस में है, डाउट में है कि सिविल इंजीनियरिंग की कोई स्कोप नहीं, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सीधे बात करते हैं प्राइवेट पर। दोस्तों, लोगों को लगता है कि डायरेक्ट प्लेसमेंट लेंगे, जैसे ही कॉलेज खत्म होगा तुरंत प्लेसमेंट लेंगे। पर लोगों को लगता है कि हमारे कॉलेज में हमने ऐसे पढ़ाई की, वैसे पढ़ाई की, हमारी प्लेसमेंट नहीं हुई, हमारी जॉब नहीं लगी। तो कैसे देखते हैं कि हमारी जॉब लगने वाली है, क्या क्या क्राइटेरिया होने वाली है, क्या कौन कौन सी कंपनियां आने वाली हैं। पहला दोस्तों, इंडिया में जो कि सिविल इंजीनियर को जॉब देती है मास स्केल पर, लार्ज स्केल पर, तो वो एक कंपनी, वन एंड द ओनली कंपनी है L&T, जो कि मास प्रोडक्शन करती है। बिल्कुल इंजीनियर्स को समझ लीजिए कि वो बेहतरीन ढंग से ढाल देती है। बिल्कुल L&T का आपने नाम सुना होगा। इसका फुल फॉर्म होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो, लार्सन एंड टर्बो। ये एक MNC है, एक प्राइवेट कंपनी है, एक फॉरेन कंपनी है, जो कि इंडिया में डिप्लोमा को, बीटेक बच्चों को रिक्रूट करती है मास स्केल पर। दूसरी कंपनी है जेपी सीमेंट। जेपी सीमेंट का नाम तो शायद ही ऐसा होगा किसी ने नहीं सुना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, जेपी सीमेंट भी बच्चों को रिक्रूट करती है मास स्केल पर। तीसरा हो गया टाटा कंस्ट्रक्शन। टाटा कंस्ट्रक्शन भी है, आपने रतन टाटा का नाम सुना होगा। तो रतन टाटा जी का ही एक कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, टाटा कंस्ट्रक्शन। चौथा, आप इस समय तो आप अडानी का नाम हमको लगता है कि बहुत चलन में है, ऐसा ही कोई होगा कि जिसने नहीं सुना होगा। तो हमारे अडानी जो कंपनी है, अडानी कंपनी भी बच्चों को रिक्रूट करती है। और सिर्फ इसका, और अडानी की खास बात यह है, अगर आप अडानी आप इसमें रह गए, L&T में रुक गए, L&T में आपका नहीं हुआ, बाय द वे आप जेपी में रुक गए, टाटा में रुक गए, हर साल वैकेंसी आती है। अगर बाय द वे दुर्भाग्यवश आपको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, वर्स्ट से वर्स्ट केस की बात करेंगे, बेस्ट से बेस्ट केस की बात करेंगे। पहले वर्स्ट से वर्स्ट केस की बात करते हैं। इसमें रुक गए, इसमें रुक गए, इसमें रुक गए, पर शायद ही होगा कि आपको अडानी ना ले जाए। अडानी साल में 3 से 4 बार रिक्रूट करती है। अगर आप पहले बार में रुक गए, पहले बार में आपका नहीं हुआ, दूसरे बार में नहीं हुआ, तीसरे बार में आप आसानी से हो जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। चौथा आपका रिलायंस कंस्ट्रक्शन। रिलायंस कंस्ट्रक्शन साल में एक बार करती है, इसका रिक्रूटमेंट साल में एक बार आता है। और L&T का 2 बार आता है, जेपी का 1 बार आता है, और टाटा कंस्ट्रक्शन भी 1 बार ही लेती है। अडानी आपका 3 बार लेती है। और आगे देखते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। बहुत लोगों का सपना होता है कि मुझे जेई बनना है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें सिविल लेना है इसलिए था कि मुझे सरकारी बाबू बनना है, सरकारी विभाग में जाना है। तो सरकारी विभाग में आपको अगर जाना है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने वाली है, अगर आपको नहीं पता है तो आगे देखते हैं हम लोग। पहला आपका होने वाला है जूनियर इंजीनियर। और डिप्लोमा के बाद जूनियर इंजीनियर ही बनते हैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। और ये जूनियर इंजीनियर जो मैंने लिखा, ये आप CPWD और सेंट्रल डिपार्टमेंट की बात, सेंट्रल डिपार्टमेंट है ये। और दूसरा है स्टेट जेई, और ये है सेंट्रल जेई, सॉरी ये सेंट्रल जेई होगा। स्टेट जेई होती है, हर एक स्टेट अपनी अपनी जेई की वैकेंसियां निकालती हैं। पर और आपको अगर मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, ग्रेट आउटपुट निकालना है, तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस पे होना चाहिए। जैसे अर्जुन की आंखें थी, सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख थी और मछली की भी आंख थी। तो उसकी आपकी भी निगाहें बिल्कुल, और CPWD के ऊपर आपकी निगाहें होनी चाहिए, बिल्कुल जमी होनी चाहिए। तो आपको उन सारे सब्जेक्ट्स को आपके 6 सेमेस्टर में जितने भी होने वाले हैं बिल्कुल बेहतरीन ढंग से कवर करने होंगे, ताकि आपको इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट ना देने पड़े, आपको फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिल जाए। और ये है आपका CPWD डिपार्टमेंट, CPWD डिपार्टमेंट का लोगो, और ये अडानी कंस्ट्रक्शन का लोगो। ये साल में 3 बार रिक्रूट करती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और ये तो आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होने वाला है। और आगे देखते हैं हाउ वी एज रेशवा वी बिल्ड योर जर्नी इजी। कैसे हम रेशवा आपकी
सहायता करने वाले हैं आपकी इन 6 सेमेस्टर में आसानी से आप किसी भी सेमेस्टर को निकाल सकें। तो इन सेमेस्टर को निकालने के लिए आपको कैसे रेसवा हेल्प करने वाला है, आपको पहले मिलेगी पीडीएफ नोट्स। हमारे इस डिजाइंड कोर्स में हमारी एक डिजाइंड कोर्स है। आपको डिजाइन कोर्स में मिलने क्या क्या वाला है, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगी, एनिमेटेड वीडियोस मिलेगा, इजी लैंग्वेज मतलब जिस भी भाषा में आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं उस भाषा में आपको बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो। आपको जिस भी कंफर्टेबल लैंग्वेज हो उस लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने क्या डिसाइड किया ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। कमेंट में अगर आपको जो भी दिक्कत होगी, जो भी आपकी परेशानी होगी, आप कमेंट बॉक्स में उसको मैसेज कर दीजिएगा। और ये हमारा वो डिजाइन कोर्स है जो कि आपको हर सेमेस्टर में हेल्प करने वाला है, बल्कि अभी आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर होने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तो कोर्स डिजाइन ही कर दिया गया है और वो उसकी प्राइस मात्र 1299 रुपए है, जो कि आपको, मुझे नहीं लगता कि हर एक बच्चा इस प्राइस को लेने में डिस्कंफर्ट फील करता हो। ये प्राइस बिल्कुल ही हर बच्चे को, हर एक उस बच्चे को ध्यान में रख के बनाई गई है कि किसी एक बच्चे के पास भी अगर दिक्कत होती हो तो वो इस प्राइस को इजीली कंफर्टेबली रूप से वो ले सकता है, इस बैच को ले सकता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे रेसवा के साथ और हमें इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में फैला दीजिएगा और सब्सक्राइब फॉर दिस रेसवा। थैंक यू।